जी हाँ, आप अपना परिचय दें। सबसे पहले आप सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सुभाष कुमार रुद्रप्रयाग केदारनाथ उत्तराखंड से हूँ सर। सर, मैंने जो अपनी पीएचडी की डिग्री है वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से की है और मैं वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय जखोली जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यरत हूँ, हिंदी विभाग आप किस रूप में शिक्षक हैं? आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। में। ठीक है। यस सर। ओके, तो फिर आप बिहार में क्यों आना चाहते हैं? यहाँ असंतुष्ट हैं क्या? नहीं सर, असंतुष्ट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। जी सर। सैलरी भी प्रलोभन तो दे रही होगी, सैलरी भी अच्छी खासी है ना? जी सर, सैलरी ठीक है सर। पर ये है कि सर मैं चाहता हूँ कि अपने बेटरमेंट के लिए और अच्छे प्रयास किए जाएं आगे, और उसको आगे और बढ़ाया जाए सर। अच्छा, तो आप किस स्तर तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? ग्रेजुएशन? सर जी, ग्रेजुएशन पर ग्रेजुएशन लेवल पे। परास्नातक तक के भी बच्चे आते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं सर, परास्नातक हमारे कॉलेज में नहीं है हिंदी विभाग में। हमारे यहाँ पर स्नातक स्तरीय कक्षाएं संचालित होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप स्नातक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ के सिलेबस से भी रूबरू होंगे, है ना? पाठ्यक्रम जो है। जी तो अगर सर। मैं आपसे ये कहूँ कि वर्तमान समय में आपको क्या लगता है, पाठ्यक्रम में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि और जोड़ दी जाए, जिससे कि और बेहतर हो जाए पाठ्यक्रम? आपको क्या लगता है, पाठ्यक्रम में भी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे और जोड़ी जा सकती हैं, जिससे और बेहतर हो सके? सर, मुझे लगता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम है, उस परंपरागत पाठ्यक्रम में हमें नवीन पाठ्यक्रम भी जोड़ना चाहिए। जो समकालीन साहित्यकार आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, कथाकार, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार, नए नए जो आ रहे हैं समकालीन भारतीय साहित्य में, तो उनको भी पाठ्यक्रम में कुछ लोगों को, जिनको लगता है, जो हमारी एक पाठ्यक्रम निर्धारित समिति होती है, उसको अपने अनुसार देख करके उनको भी ऐड करना चाहिए, जिससे पर हम जो हमारे परंपरागत साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनके साथ साथ हम जो नवीन साहित्यकार हैं उनसे भी हमारे बच्चे परिचित हो सके, हम परिचित हो सके। चलिए, आप नवीन में किन्हें-किन्हें जोड़ना चाहते हैं? मैंने आपको सिलेबस बनाने के लिए दे दिया है। बताइए किन्हें-किन्हें जोड़ना चाहते हैं और क्या-क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं, आपने कहे ना कि अभी वर्तमान में जितने भी वो कार्यरत हैं या नवीन शिक्षक हैं, उन्हें जोड़ना चाहते हैं, तो कुछ तो पता होगा। किन्हीं के बारे में बताएँ, किन्हें आप जोड़ना चाहते हैं सिलेबस में? सर, समकालीन साहित्यकारों के बारे में मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी, क्षमा चाहता हूँ सर इस प्रश्न के लिए, पर मैं सर इस पर काम करूँगा। ओके। सुभाष, आप अभी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताएँ एक बेहतर शिक्षक के अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि आप में भी है? सर, मुझे लगता है कि सबसे पहले एक शिक्षक को विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए सर, विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसका व्यवहार जो है वो बहुत ही सरल और व्यावहारिक होना चाहिए। मुझे लगता है सर, जब एक शिक्षक होने के नाते हम कक्षा में एंट्री करते हैं, कक्षा में हम प्रवेश करते हैं, तो एक साधारण एक मंद मुस्कान के साथ हम कक्षा में प्रवेश करें, मतलब व्यवहार अगर हम सरल रखेंगे बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है सर उसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे छात्रों पर जाता है। और सर, एक शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए अपने पेशे के प्रति, और बच्चों के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और अपने छात्रों को अ, एक प्रेरणा के रूप में प्रेरणा प्रदान करने के जैसा होना चाहिए एक शिक्षक को सर। जी ओके, सर। थैंक यू। ओवर टू ज्योति मैम। सर, सॉरी, अभी आपने कहा कि नवीन पाठ्यक्रम की चर्चा आपने की है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अभी जो भारत सरकार है वो कहती है कि हम काम देने का सोचें, ना कि जॉब पाने का हमेशा सोचें। तो हिंदी विभाग में अगर हम काम देने का सोचें, एक
एक परिकल्पना बनाते हैं कि हिंदी विभाग भी ऐसा हो जाए, पेशेवर भी काम देने लग जाए। उसके लिए जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, उनको कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है कि हिंदी ऐसा पेशा बन जाए कि वो काम दे, स्टाफ रखे। क्या गुंजाइश मुझे लगता है हिंदी विभाग में? मैम मुझे लगता है कि हमें हिंदी में जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी है मैम, हम प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाते हैं और हम सभी लोग रूबरू हैं प्रयोजनमूलक हिंदी से। तो उसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, शाखाएं हैं, जैसे पत्रकारिता है या कंप्यूटर वाला क्षेत्र है या मैम हिंदी टाइपिंग का क्षेत्र है। और इसके साथ साथ हिंदी भाषा में जो लघु पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं अगर पाठ्यक्रम में अपनाई जाती हैं, हिंदी विभाग में लागू किया जाता है, तो मुझे लगता है ना इससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ओके। और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ जो अभी हिंदी के कवि हैं, बहुत अधिक लोकप्रिय साहित्य के बारे में आप जानते हैं तो कुछ बताइए। लोकप्रिय साहित्य किसे कहेंगे आप? जी मैम, लोकप्रिय साहित्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? लोकप्रिय साहित्य, हाँ, लोकप्रिय साहित्य के बारे में कुछ कह सकते हैं? जी मैम, जो लोक में प्रचलित है और लोक में अत्यधिक प्रिय होता है उसी को लोकप्रिय साहित्य कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम कबीरदास जी को, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी आदि कवियों को सम्मिलित कर सकते हैं। और मैम इन जो साहित्यकार हैं, इन साहित्यकारों ने समाज में एक ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसने समाज को जोड़ने का काम किया, एक नवीन दशा प्रदान करने का काम मैं समझता हूँ। लोकप्रिय साहित्य हमेशा समाज को जोड़ने कवि दिशा काम करती है। तो फिर टीवी के जो कवि आकर संकलन करते हैं, उनकी कविता अगर फिल्मी गीतों के तर्ज पे गा जाती है तो कहेंगे कि समाज को दिशा प्रदान करती है, वो लोकप्रिय साहित्य है। यस मैम, जी मैम। किस प्रकार से सुभाष जी, अगर कोई फिल्मी गाने के तर्ज पे आकर कविता पाठ करता है, चलताऊ कविता, और वो बहुत लोकप्रिय होता है क्योंकि वो टीवी चैनल पे चलता है, तो वो किस तरह की दिशा प्रदान करती है, समाज को जोड़ने का किस तरह से कार्य करती है? मैम इस प्रकार का साहित्य तो नहीं, सॉरी मैं आपका प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु मैम अगर कोई कवि है और वो गंभीर और अर्थवान काव्य प्रस्तुत कर रहा है तो वो समाज के युवाओं को उसमें एक मैसेज होता है, क्योंकि मैम प्रत्येक साहित्यकार, प्रत्येक कवि या नाटककार, गद्यकार अपनी रचना को ऐसे ही हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर देता है। वो एक उसमें उसका संदेश होता है और उस संदेश को वो प्रसारित करता है। परंतु अगर एक चलताऊ कविता जो टीवी पर बहुत अधिक प्रसारित हो रही है, वो केवल लोगों का मनोरंजन तो कर सकती है मैम, परंतु वो समाज को एक निश्चित दशा और दिशा नहीं दे सकती है। ये बात अलग है मैम कि वो बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो रहा हो, परंतु वो नहीं, परंतु वो कविता जो अर्थवान है, गंभीर है, वो समाज को दिशा दे सकती है और एकता स्थापित कर सकती है। आपको क्या लगता है, अगर रामचरितमानस है तो उसकी चौपाइयां अभी सूक्तियां बन गई हैं, सूक्तियों के रूप में समाज में प्रयोग किया जाता है और वो लोकप्रिय साहित्य हम कह सकते हैं, तो वो टिकाऊ है कि सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन अभी के जो लोकप्रिय कवि हैं, आते हैं, लिखते हैं फिल्मी गानों की तरफ, कुछ सप्ताह, कुछ महीने या 1-2 साल टिकते हैं और फिर उनकी वो प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि ये भी लिख रहे हैं और उन्होंने भी लिखा था। तो उनके लोकप्रियता का स्थायित्व और अभी जो है लोकप्रियता का एकदम से चिंदियां उड़ना कह सकते हैं फिल्मी गानों की तरह, बॉलीवुड की गानों की तरह, तो इसका क्या कारण है? मैम आपने तुलसीदास जी का जिक्र किया, जो एक मंगल विधान करने वाले कवि हैं, और मैम उनके रामचरितमानस का मुझसे पहले जो पार्टिसिपेंट थे आपसे रूबरू हो रहे थे, उनके उसमें भी रामचरितमानस का जिक्र आया। तो मुझे लगता है मैम जो हमारे पुरातन साहित्यकार हैं, जैसे तुलसीदास जी का जिक्र आ रहा है, तो मैम तुलसीदास जी के साहित्य में उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, लोक मंगल
लोक विधान का साहित्य प्रस्तुत किया। और जो साहित्य आदर्श प्रस्तुत करता है, लोक मंगल की कामना करता है, वो साहित्य की यात्रा बहुत लंबी होती है। परंतु वर्तमान साहित्य के साथ ये विडंबना है कि वो कुछ समय के लिए तो प्रभावी रहता है। जैसे मैम हम देखते हैं कुछ गीत, संगीत या कविताएं कुछ समय के लिए तो प्रभावी रहती हैं, परंतु वो अपना एक आदर्श स्थापित नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं समाज में, इसलिए वो लंबे नहीं चल पा रहे हैं। जी मैम। ओके, थैंक यू ज्योति मैम, आप अपने आप को म्यूट कर चुकी हैं। ओवर टू सतीश सर। जी सुभाष जी, जी सर। आप उत्तराखंड से हैं और पीएचडी भी कंप्लीट हैं। पीएचडी का विषय क्या है आपका, बताएंगे? जी सर। सर मेरा पीएचडी का विषय है श्रीलाल शुक्ल के हास्य व्यंग्य साहित्य का मूल्यांकन। जहाँ तक मैं जानता हूँ सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड से हैं, क्या मैं सही हूँ? सुभाष जी, सुभाष जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। जी। सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड से ही हैं? जी सर, उत्तराखंड से ही हैं। सुमित्रानंदन पंत जी उत्तराखंड से ही हैं सर, अल्मोड़ा से हैं। अल्मोड़ा से हैं। उनकी कुछ रचनाएं मुझे बताएंगे आप? जी सर। सर जैसे युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, श्रमिक कला और बूढ़ा चांद है, ये उनकी कविताएं हैं सर। कविता संग्रह। युगवाणी आपने बोला, युगवाणी पर दो बहुत महान विभूतियों का प्रभाव दिखता है, जी सर। बताएंगे आप? जी सर, युगवाणी जो रचना है महात्मा गांधी जी और महर्षि अरविंद जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया, ये बहुत शानदार, बहुत। और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मार्क्स का भी प्रभाव है उनके ऊपर, गांधी मार्क्स करते हैं। बहुत अच्छा, अभी ज्योति जी ने लोकप्रिय साहित्य के विषय में आपसे चर्चा की। जी सर। और एक तो लोकप्रिय शब्द उन्होंने बोला और दूसरा लोक और समाज से रिलेटेड कुछ आपसे बातें करें। जो लोकप्रिय है, प्रिय के आगे एक लोक लोक शब्द जुड़ा हुआ है। लोक क्या है? लोक के विषय में बताएंगे, लोक क्या होता है? जी सर, लोक से हमारा तात्पर्य होता है सर जो हमारा समाज है और समाज में जो साहित्य प्राचीन काल से चला आ रहा है और जो समाज रहा है उसी को लोक कहा जाता है सर। जैसे लोक साहित्य होता है सर, तो इसी को लोक कहते हैं सर, जो मैं समझता हूँ सर। गलत भी हो सकता है सर, पर मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि लोक आपने प्राचीन साहित्य क्या है, आधुनिक समय में लोग जो जी रहे हैं, क्या वो लोक के नजदीक नहीं है? वो भी तो है। जी सर, बिल्कुल है सर। आपके क्षेत्रीय कवि हो काफी होंगे, और वैसे भी उत्तराखंड तो लोक से को लेकर काफी समृद्ध है। खैर कोई बात नहीं। और दूसरा प्रश्न है कि क्या लोक और समाज एक है या अलग अलग? सर लोक और समाज एक ही है सर, एक ही है सर। लोक और समाज एक ही है। कुछ आप समकालीन महिला रचनाकारों के विषय में बताएंगे, एक दो नाम मुझे, जो समकालीन हो और महिला रचनाकार। बहुत सारे हैं, आप बता सकते हैं, घबराइए नहीं। बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है, यही है इंटरव्यू में। अमन जी ने जो रखा हुआ है कार्यक्रम, उसके पीछे यही एक चीजें है। छोटे छोटे प्रश्न, हमें बस घबराना नहीं है, बस बताना है। सर मन्नू भंडारी जी हैं, उषा प्रेमवदा हैं। तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। और खास करके आप अपने पीएचडी विषय को लेकर आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अब जैसे श्रीलाल शुक्ल पे आपने काम किया है, उनके व्यंग आधारित रचनाओं पर, तो क्या वह आधुनिक समाज में हमारे अभी जो हम 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, उनकी रचनाएं कहाँ तक प्रासंगिक है?
खास करके व्यंग व्यंग जो विधा है उसे सर जैसा हम जानते हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी ने व्यंग्य पर ही काम किया था, और जैसा कि मेरा पीएचडी का टॉपिक भी है श्रीलाल शुक्ल टॉपिक के नहीं, हाथ से मेरा प्रश्न है ये कि उनकी जो रचनाएं हैं खास करके व्यंग पर आधारित, आज 21वीं सदी में वो कहाँ खड़ी है, वो समाज में किस तरह, समाज को किस तरह प्रभावित करती हैं? सर हम उसे इस प्रकार से देख सकते हैं सर कि समाज में आज भी भ्रष्टाचार है, आज भी विसंगतियां हैं, आज भी कुरीतियां हैं, आज भी ऊंच नीच है, आज भी जात पात है, बहुत सारी समस्याएं हैं सर, जिन पर श्रीलाल शुक्ल जी ने अपने हास्य और व्यंग्य से कठोर प्रहार किया है। और सर जब जब ये समस्याएं समाज में बनी रहेंगी तब तक श्रीलाल शुक्ल जी की रचनाएं प्रासंगिक रहेंगी सर, क्योंकि वही सारी समस्याएं हैं सर हमारे समाज में आज भी। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बहुत व्यंग्य, कटु व्यंग्य किया है, प्रहार किया है, वो आज भी है सर। जो भारतीय ग्रामीण समाज में देखते हैं या शहरी समाज में देख सकते हैं हम, जो जो विसंगतियां बनी हुई हैं सर बहुत सारे रूप में, सामाजिक विसंगतियों के रूप में, तो वो जब तक बनी रहेंगी सर मुझे लगता है कि लाल शुक्ल जी का व्यंग्य तब तक प्रासंगिक रहेगा सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा अंतिम प्रश्न है ये, अष्टछाप का आपने नाम सुना है? जी सर। साहित्य में सुना होगा। जी सर। उससे संबंधित कुछ वार्ताएं इसके विषय में बताएंगे? सॉरी सर, मैंने अष्टचाप सुना है पर वार्ताएं नहीं सुनी है। वार्ताएं 252 वैष्णव मंदिर की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, वही मैं पूछना क्या है। ठीक है, आपने मेरे प्रश्नों का अधिकतर जवाब दिया, और ऐसे ही आप एकदम निडर होकर, काफी सहज होकर, मुस्कुराते हुए वहां पर जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू। जी सर। ओके, थैंक यू सुभाष जी। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, जैसे लोक की बात हो रही थी, लोक कल्याण यानी लोक शब्द क्या है? तो लोक अर्थात जगत। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? जी सर। जी सर। चलिए, तो जगत और जगती में क्या अंतर होता है बताएं? सर जगत माने लोक, और जगती माने सर पृथ्वी। मानवीय रिश्तों का कोलाहल हम कह सकते हैं क्या जगती को, या फिर पृथ्वी कहेंगे? ये करेक्ट कर लीजिए। जगत यानी संसार हो गया, और जगती यानी कि मानवीय रिश्तों का जो कोलाहल है, जो कि रिश्ते नाते ये वो हैं, उसे जगती कहेंगे। ठीक है, जो मानव के बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है, जो संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसे जगती कहेंगे, है ना, जो रिश्तों का संबंध है। जी ये सर। बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन हिंदी के विषय के अभ्यर्थी हैं आप, इस वजह से मैंने पूछ दिया। ये लोक और जगत की बात चल रही थी तो। बिल्कुल विचार करना चाहिए सुभाष जी को। बढ़िया प्रश्न है अमन जी का, बहुत शानदार प्रश्न। जी सर, बिल्कुल प्रयास करूंगा सर मैं। इसी तरह देखिए, इंटरव्यू में होता क्या है ना, एट रैंडम यही सब शब्द एक एक आ जाते हैं, और ये सब प्रभावित कर जाते हैं इंटरव्यूअर को। ठीक है, इंटरव्यू जी का सर। जो भी इंटरव्यू होता है ना, उसमें कोई एक ही ऐसा क्षण होता है जो कि हिट कर जाता है, और वो क्षण ही आपको पूरी तरह से ऊपर उठा देता है। तो यही सब छोटे छोटे क्षण होते हैं जब जी इंटरव्यूअर को प्रभावित कर जाते हैं। और वैसे आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा इस साक्षात्कार में अगर कहा जाए तो, और आपने अपने नर्व पे भी बहुत अच्छे से कंट्रोल बनाए रखा, और लगभग सभी प्रश्नों के सही से उत्तर दिए। तो वेल गुड है सर, और प्रयास करें अच्छे से। और चूंकि समय अब कम बची है, तो प्रयास जारी रखें, जी। बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर फ्यूचर। या थैंक यू ज्योति सर। मैम। सर एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं आप लोगों से सर, अगर अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर परसों आपसे फोन पर भी बात हो रही थी, मेरी बातचीत कर रहा था सर मैं आपसे। सर मेरा स्कोर जो है वो 89 के लगभग है, इंटरव्यू कॉल हो सकता है सर? ऑब्वियसली 89 तो बहुत गुड। एक चीज़ मैं पहले, अच्छा पहले ये हो जाए, इसके बाद इस पे बात करते हैं। ओवर टू ज्योति मैम। सॉरी सर। शायद उनके साथ नेटवर्क इशू है। ओवर टू सतीश सर। अमन जी, इन्होंने, सुभाष जी ने काफी मतलब बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मैं देख रहा था आई कांटेक्ट वगैरह या फिर शारीरिक जो भी इधर उधर है, बहुत शानदार रहा, मुझे बहुत प्रभावित किया। और लगभग आपने हिंदी के सभी प्रश्नों का जवाब दे दिए। और खास करके जो, देखिए आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के जितने भी
आपके रचनाकार हैं आपके आसपास के, जी सर। पुस्तकों के विषय में 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको एक जानकारी, एक नोट्स बना लीजिए जी और काफ़ी काम आएगा वो इंटरव्यू साक्षात्कार से कुछ मिनट पहले। उसको देख कर जाइए और जी सर। समकालीन पत्र-पत्रिकाएँ वगैरह भी कुछ पढ़ कर जाइए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा ये सभी अभ्यर्थी के लिए अपने को समाहित करते हुए, जी इसमें जैसे साक्षात्कार बोर्ड में हम जैसे प्रवेश करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो अगर वो इतना बोले कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप मैक्सिमम फ़ोकस करिए कि अकादमिक परिचय की तरफ उनको ज़्यादा मतलब जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अकादमिक परिचय दीजिए। अभी नहीं कि हमारे इतने भाई हैं, बहन हैं, हम यहाँ के रहने वाले, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो तो सारा डिटेल उनके पास फॉर्म भरते वक़्त जितना देना माँगा गया हो वो, आप अकादमिक परिचय की तरफ जैसे उनकी तरफ ले जाएँगे, तो वो वहाँ से प्रश्न निजात होंगे। प्रश्न से मतलब वहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाएँगे। तो आपके लिए वहाँ मतलब एक सहूलियत रहेगी, नहीं तो जी उन्होंने सर। आप अपने मन से प्रश्न उठा लेंगे, भाषा विज्ञान से उठा लेंगे, काव्यता से उठा लेंगे, कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी घबराहट हो जाती है उस समय, तो ये जी सर। आपको जब मतलब इंटरव्यू बोर्ड में मौका मिलता है, आप अपने आप को वहाँ पे एक ऐसे वहाँ पे बचा